सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। बेसिकली रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, यूरोप में, अफ्रीका में एंड इवन एशिया में। सो इसी एम्पायर के बारे में हम आपके चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक स्टोरी की फॉर्म, एक मूवी की फॉर्म में जो है समझाने वाली हूँ। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ या मैं किसी मूवी की बात करूँ तो उसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा हीरो एंड एक होता है हमारा विलन। इस चैप्टर का हमारा हीरो है हमारा रोमन एम्पायर, जिसके अराउंड हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है, एंड विलेन है हमारा ईरानियन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर का भी एक बहुत बड़ा दुश्मन था। ईरानियन एम्पायर ने बीच बीच में कैसे रोमन एम्पायर को इन्फ्लुएंस करा, रोमन एम्पायर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो वो भी हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे। बेसिकली ये दोनों ही एम्पायर्स बहुत पावरफुल थे एंड दे बोथ वर राइवल्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन थे। इन एम्पायर्स ने मोस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट के ऊपर रूल किया। इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में ज्यादा जो है अच्छे से समझने वाले हैं। अगर मैं रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर की बात करूं, इन दोनों ही एम्पायर्स ने थ्रू आउट देयर हिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत सारी लड़ाइयां की हैं, एंड ये दोनों एम्पायर्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर में ही स्थित थे। यानी कि मान लो ये रोमन एम्पायर था और यहाँ पर था ईरानियन एम्पायर, एंड दीज बोथ एम्पायर्स वर सेपरेटेड बाय यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, अगर हम मैप देखें, आपकी स्क्रीन पे भी मैप विजिबल है। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, जो ऊपर का एरिया गिवन है जहां पर आपका माउंटेन्स वगैरह, एल्प्स वगैरह लिखा हुआ है, ये पूरा जो हिस्सा है ऊपर का, दिस वाज यूरोप। बीच में हमारी मेडिटेरेनियन सी आ जाती है, और नीचे जहां सहारा डेजर्ट लिखा हुआ है, दिस इज अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप, इनके बीच में मेडिटेरेनियन सी पड़ती है, यानी कि मेडिटेरेनियन डिवाइडेड बोथ ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। एंड इसी हिस्से के ऊपर, इस यूरोप वाले हिस्से के ऊपर, इस सहारा डेजर्ट के ऊपर, इस मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, इस पूरे हिस्से के ऊपर कभी रोमन एम्पायर का डोमिनेंस होता था। ठीक है, इसी वजह से मेडिटेरेनियन सी को हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। समझ में आया? अगर मैं रोमन एम्पायर की टेरिटरी की बात करूं, मान लो ये रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर के नॉर्थ में राइन और डेन्यूब जैसी नदियां देखने को मिलती थी, और साउथ में सहारा डेजर्ट देखने को मिलता था। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है हमारा सहारा डेजर्ट, राइन और डेन्यूब, इसके बीच का, यहाँ पर रोमन एम्पायर फैला हुआ था। और वहीं अगर मैं बात करूं ईरानियन एम्पायर की, तो ईरानियन एम्पायर भी अच्छे खासे लैंड एरिया के ऊपर रूल करता था। साउथ ऑफ द कैस्पियन सी से लेके ईस्टर्न अरेबिया तक, और कई बार तो अफगानिस्तान तक भी ईरानियन एम्पायर का रूल देखने को मिलता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्यादातर वर्ल्ड पे उस टाइम पे इन 2 सुपर पावर्स का डोमिनेंस होता था, एंड इसी डोमिनेंस ऑफ दी सुपर पावर्स को बोला जाता है ताचिन। एंड ये किसने बोला है? चाइनीज लोगों ने। ये जो उस टाइम पे इन 2 सुपर पावर्स का डोमिनेंस था ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, इसी को ताचिन बोला गया है चाइनीज लोगों के द्वारा। समझ में आया? ओके, रोमन एम्पायर को भी 2 फेजेस के अंदर बांटा जाता है, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर। ठीक है, जब रोमन एम्पायर का राइज हुआ, जब रोमन एम्पायर का बर्थ हुआ, तब से लेके 3rd सेंचुरी तक, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है अर्ली रोमन एम्पायर, एंड 3rd सेंचुरी से लेके जब रोमन एम्पायर का एंड हुआ तब तक बोला जाता है लेट रोमन एम्पायर। दोबारा से बोल रही हूँ, रोमन एम्पायर के बर्थ से लेके 3rd सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को अर्ली रोमन एम्पायर बोला जाता है, एंड 3rd सेंचुरी से लेके रोमन एम्पायर के एंड तक उसको लेट रोमन एम्पायर कहा जाता है। समझ में आया? अब रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर एक दूसरे से बहुत अलग थे। देयर वर वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस पता है क्या था? डाइवर्सिटी। यानी कि रोमन एम्पायर वाज कल्चरली मच मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ ईरानियन एम्पायर। रोमन एम्पायर बहुत डाइवर्स था, यानी कि हम कह सकते हैं रोमन एम्पायर अलग अलग टेरिटरीज का एक गुच्छा था, यानी कि बंच था। बहुत सारी टेरिटरीज थी एंड उनके ऊपर रोमन एम्पायर बना हुआ था। इन टेरिटरीज में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता था, लेकिन बस एक ही कॉमन चीज थी जो कि इस पूरे एम्पायर को बाउंड करती थी, बांध के रखती थी, वो था कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
इस कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से ही ये सारी टेरिटरीज एक साथ थी, रोमन एम्पायर कहलाती थी। समझ में आया सभी को? सो दो मेजर भाषा जो है वो यहाँ पर यूज की जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, बट ये दो मेजर भाषा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए यूज की जाती थी, एंड वो भाषा है हमारी ग्रीक एंड लेटिन। ठीक है, सो लेटिन लैंग्वेज यूज की जाती थी हमारे वेस्टर्न रीजन ऑफ रोमन एम्पायर में, एंड ईस्टर्न रीजन में यूज की जाती थी ग्रीक लैंग्वेज। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या बोला, इस वाले रीजन के जो अपर क्लास वाले लोग थे वो यूज करते थे कौन सी भाषा का भाई? लैटिन लैंग्वेज का, एंड इधर वाले लोग यूज करते थे ग्रीक लैंग्वेज का। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। सो सबसे पहले रोमन एम्पायर के एम्परर बने अगस्टस, एंड अगस्टस 27 बीसी के अंदर जो है फर्स्ट एम्परर बने, और उन्होंने अपनी एक रिजीम एस्टेब्लिश करी जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। यानी कि ये एम्परर बन गए, इनके पास सारी अथॉरिटी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को एम्परर ना कह के अपने आप को प्रिंसिप कहा। इसका क्या मतलब है? इन्होंने अपने आप को बोला कि मैं यहाँ का एम्परर नहीं हूँ, मैं यहाँ का लीडिंग सिटीजन हूँ, यानी कि मैं बाकी के सिटीजन्स को जो है राह दिखाऊंगा, लीड करूंगा। ठीक है, मैं एम्परर नहीं हूँ। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? अपने आप का दबदबा बनाने के लिए। वैसे तो ही वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन सीनेट को रिस्पेक्ट करने के लिए। सीनेट एक ऐसी बॉडी थी जो पहले रोमन एम्पायर को रूल किया करती थी। जब रोमन एम्पायर एक रिपब्लिक था तो उस टाइम पे सीनेट का दबदबा चलता था। तो सीनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए, प्रजा के बीच में विश्वास जीतने के लिए अगस्टस ने ये प्रिंसिपेट की रिजीम एस्टेब्लिश की। सो अगस्टस बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर। ओके भाई, सीनेट क्या थी? सीनेट एक ऐसी बॉडी थी जो कि एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि जो भी वेल्दी फैमिलीज थी रोमन बैकग्राउंड की, बेसिकली जो इटालियन लोग थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे सीनेट के अंदर। ठीक है, चाहे वो लैंड ओनर्स हो गए हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए हो, चाहे कोई भी वेल्दी पर्सन हो गया, कोई भी वेल्दी फैमिली होगी, दे हैड अ रिप्रेजेंटेशन इन सीनेट। एंड थर्ड मेन प्लेयर था रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री का आर्मी। ठीक है, आर्मी वाज द थर्ड मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। अब इससे पहले आर्मी पे पढ़े, सीनेट एक और पावर रखती थी। क्या थी भाई? वो हिस्ट्री लिखने की पावर। जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है वो सीनेट के द्वारा ही लिखी गई है, चाहे वो ग्रीक में हो, चाहे लेटिन के अंदर हो। सो ऐसा माना जाता है जो एम्परर सीनेट की तरफ अच्छा व्यवहार रखता था, जो सीनेट की नजरों में अच्छा था, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखा गया है, एंड जो सीनेट की तरफ हार्श था उसके बारे में अच्छा नहीं लिखा गया है। बिकॉज सीनेट हैड द पावर ऑफ पेन। सीनेट को जो अच्छा लगता था उसके बारे में अच्छा लिखती थी, जो बुरा लगता था उसके बारे में बुरा लिखती थी। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि सीनेट के पास लिखने की पावर थी। नाउ थर्ड मेन प्लेयर इज आवर आर्मी। ठीक है, सो आर्मी वॉज अनदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंपीरियल रूल। सो आर्मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होती थी। सो रोमन एम्पायर के अंदर एक पेड और प्रोफेशनल आर्मी होती थी। सभी लोगों को, मतलब जो भी आर्मी का हिस्सा बनते थे, आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको लगभग 25 साल की सर्विस देनी होती थी। पेड आर्मी एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर होता था उस टाइम पे। पेड आर्मी इतनी नहीं देखने को मिलती थी। आर्मी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होती थी एम्पायर के अंदर, एंड आर्मी के पास एक और पावर होती थी, एम्परर्स का फेट डिसाइड करने की पावर। यानी कि एक एम्परर कितने टाइम तक पावर में रहेगा वो डिसाइड करती थी आर्मी। यानी कि अगर एक एम्परर आर्मी को अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो वो एम्परर टिकेगा, और अगर वो एम्परर हार्श है आर्मी की तरफ तो वो एम्परर जो है वो टिकने वाला नहीं है, वो बहुत जल्द जो है कुर्सी से हट जाएगा। सोल्जर्स के बीच में बेटर वेजेस के लिए और सर्विस कंडीशंस के लिए जो है एजिटेशन भी देखने को मिलती थी। जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा आवाज भी उठाते थे कि क्यों हमारी सैलरी कम है, क्यों हमें बेटर सर्विस कंडीशंस नहीं दी जाती थी। एंड सीनेट जो है वो आर्मी से बहुत नफरत भी करती थी, क्योंकि आर्मी एक सोर्स थी अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का, यानी कि आर्मी कभी भी वायलेंस कर सकती थी। सो जो एम्परर है, जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो सीनेट है, और जो आर्मी है, ये तीन मेन प्लेयर्स थे रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। ठीक है,
ऑल्सो एक एम्परर कितने टाइम तक सक्सेसफुल रहेगा वो डिसाइड करती थी वहां की आर्मी। सो सक्सेशन टू द थ्रोन की अगर मैं बात करूं, यानी कि अब कौन थ्रोन पे बैठेगा, ये डिसाइड होता था फैमिली डिसेंट से। यानी कि अगर अगस्टस अभी राजा है, तो अगस्टस का जो बेटा है, चाहे वो अडॉप्टेड सन होगा या नेचुरल सन होगा, तो वो आगे राजा बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगस्टस के बाद राजा बने टिबेरियस, लेकिन अगस्टस के सगे बेटी नहीं थे, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ अगस्टस। समझ में आ गया, यानी कि राजा अडॉप्टेड और नेचुरल सन दोनों बन सकते थे। सो फर्स्ट 2 सेंचुरीज के अंदर एक्सटर्नल वॉरफेयर बहुत कम हो गया, यानी कि बाहर के दूसरे रीजन्स के साथ इतनी लड़ाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत शांत था। यानी कि उस टाइम पे अगस्टस का रूल होता था, इसी वजह से अगस्टन एज को, यानी कि जब अगस्टिन का रूल था उस टाइम पीरियड को बहुत पीसफुल टाइम पीरियड भी माना जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हो रहा था, शांति का टाइम था। सो अब धीरे धीरे रोमन डायरेक्ट रूल बढ़ने लग गया। सो रोमन एम्पायर के आसपास जो भी डिपेंडेंट किंगडम्स थे, अब रोमन एम्पायर ने उन्हें एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो ये रोमन एम्पायर है, सो यहाँ पर एक छोटा सा किंगडम है जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको रोमन एम्पायर का टेरिटरी बना लिया। यहाँ पर एक किंगडम है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो ये डिपेंडेंट किंगडम्स बहुत ज्यादा वेल्दी भी थे, यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक हेरोड किंगडम था, यहाँ से लगभग 5.4 मिलियन दिनारी इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। दिनारी या फिर दिनारियस क्या होता था, तो 4.5 ग्राम के प्योर सिल्वर के सिक्के को दिनारियस या फिर दिनारी कहा जाता था। जो भी टेरिटरीज थी रोमन एम्पायर की एक्सेप्ट इटली, उनको प्रोविंसेस के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया और उनसे टैक्सेस जो है वो लिए जाते थे। अब इतना बड़ा एम्पायर था, सेकेंड सेंचुरी के अंदर तो ये एम्पायर अपने पीक पे पहुंच गया एंड और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। इतने बड़े एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था, कैसे कंट्रोल किया जाता था? इतने बड़े एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था अर्बनाइजेशन की वजह से, यानी कि एम्पायर जो है अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था एंड इनके थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था। इसी वजह से अलग अलग अर्बन सेंटर्स को बेडरॉक ऑफ द इंपीरियल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस थी, यानी कि जो इन प्रोविंसेस के अंदर जो अपर क्लास के लोग रहते थे, उनके अंदर से ही कुछ लोग आए जिन्होंने इन प्रोविंसेस को गवर्न किया, इन आर्मीज के लिए आर्मी कमांडर्स बने। ठीक है, आर्मीज को जो है कंट्रोल किया, ऑल्सो टैक्सेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प की। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रोविंशियल अपर क्लास थी, दे बिकेम न्यू एलिट्स। अब इन्होंने सीनेट के अंदर उन दूसरे एरिस्टोक्रेसी वाले लोगों को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सीनेट के अंदर अब प्रोविंशियल ओरिजिन वाले अपर क्लास ज्यादा देखने को मिले rather than इटालियन ओरिजिन वाले लोग। ठीक है, जो प्रोविंसेस के आसपास जो गांव वाले इलाके होते थे, वहां से भी टैक्स यही लोग जो है कलेक्ट किया करते थे। कुछ ग्रेट अर्बन सेंटर्स जैसे कि जो मेडिटेरेनियन के आसपास जो अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंपीरियल सिस्टम। यहाँ से बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। गवर्नमेंट प्रोविंशियल कंट्री साइड से भी टैक्स कलेक्ट कर पाती थी इन अपर क्लास के लोगों के वजह से ही, इन प्रोविंशियल एरिस्टोक्रेटिक लोगों के वजह से ही। इस टाइम पे एम्परर गैलिनियस ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सीनेटर्स थे, सीनेट वाले लोगों को मिलिट्री कमांड से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। ठीक है, ये जो अर्बन सेंटर्स होते थे, यहाँ पे खुद के मजिस्ट्रेट्स होते थे, सिटी काउंसिल होती थी एंड ऑल्सो एक प्रोविंस की टेरिटरी के अंदर कुछ विलेजेस भी शामिल होते थे। विलेज के स्टेटस को कई बार अपग्रेड करके एक सिटी भी बना दिया जाता था और कई बार सिटीज को डिग्रेड करके विलेजेस भी बना दिया जाता था। ठीक है, सिटी में रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते थे। ठीक है, जैसे कि आज भी होते हैं, सिटी में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो वैसा ही कुछ उस टाइम पे भी होता था। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बाथ्स वर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द रोमन अर्बन लाइफ, यानी कि पब्लिक बाथ्स देखने को मिलती थी सिटीज के अंदर। अर्बन पीपल जो है वो ज्यादा लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते थे, अलग अलग शोज होते थे। ठीक है, पूरा एम्पी थिएटर के अंदर शो होता था। ठीक है, तो अर्बन लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद करते थे। अब हम बात करते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस की। जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज थी वो बहुत ज्यादा शांति वाला टाइम पीरियड था, बहुत प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को
को मिला, लेकिन थर्ड सेंचुरी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेन के कुछ साइंस देखने को मिले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल 230 से ही क्या हुआ, एम्पायर जो है बहुत सारी जगहों से लड़ाई कर रहा था। रोमन एम्पायर वाज फाइटिंग ऑन वेरियस फ्रंट्स, अलग अलग जगह से अटैक्स हो रहे थे। एंड लगभग 225 के अंदर ईरान के अंदर ससानियंस नाम की एक नई और बहुत ज्यादा एग्रेसिव डायनेस्टी आ गई थी, एंड ये भी यूफ्रेट्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब ये भी रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक कर रहे थे। सो थर्ड सेंचुरी के अंदर एक बहुत स्ट्रेन देखने को मिला। इस टाइम पे बहुत रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स हुआ, यानी कि लगभग 25 एम्परर 47 सालों के अंदर जो है बदले गए। इसका क्या मतलब है कि एम्पायर अंदर से बहुत सारे स्ट्रेन्स फेस कर रहा था, यानी कि एक्सटर्नल वॉरफेयर तो चल ही रहा था और इंटरनल स्ट्रेन्स भी थे। और एक शापर वन एक ईरानियन रूलर थे, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन के अंदर क्लेम किया है कि उन्होंने रोमन आर्मी जो 60,000 सोल्जर्स की आर्मी थी उसको जो है हरा दिया और उनके ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक को कैप्चर भी कर लिया। तो इससे क्या महसूस हो रहा है कि थर्ड सेंचुरी वाज अ टाइम फुल ऑफ स्ट्रेन, एक्सटर्नल वॉरफेयर, इंटरनल स्ट्रेन हो रहे थे। ठीक है, एंड रोमन एम्पायर अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ रहा था। सो अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। सो इस टॉपिक के अंदर हम रोमन सोसाइटी के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो रोमन सोसाइटी के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली का नॉर्म होता था, यानी कि जो बड़े बेटे होते थे वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अलग रहते थे, एंड स्लेव्स को भी फैमिली के अंदर ही इंक्लूड किया जाता था। एंड फर्स्ट सेंचुरी के अंदर लगभग टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज होती थी, जिसके अंदर वाइफ हस्बैंड की अथॉरिटी नहीं होती थी, बल्कि वाइफ का पूरा पूरा राइट होता था अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर भी। उस टाइम पे विमेन अच्छे से लीगल राइट्स को एंजॉय करती थी इन ऑनिंग एंड मैनेजिंग दी प्रॉपर्टी। डाइवोर्स बहुत ज्यादा इजी होता था, यानी कि विमेन उस टाइम पे लीगल इंडिपेंडेंस भी एंजॉय करती थी। शादियों के अंदर मेल्स की शादी लगभग लेट 20s और अर्ली 30s में होती थी, और फीमेल को लेट टीन्स या फिर अर्ली 20s में जो है शादी करनी पड़ती थी, यानी कि इनइक्वालिटी थी, एज में बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता था। मैरिजेस जनरली अरेंज्ड होती थी, एंड उस टाइम पे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं, जैसे कि अगस्टीन एक कैथोलिक बिशप थे, उन्होंने ज्यादातर अपनी लाइफ नॉर्थ अफ्रीका के अंदर बिताई है। उन्होंने बताया कि हिज मदर वाज रेगुलरली बीटन अप बाय हिज फादर, एंड ऐसा ही उनकी सोसाइटी में और भी विमेन के साथ होता था। एंड फादर का पूरा पूरा लीगल कंट्रोल होता था अपने बच्चे की लाइफ पे, अपने बच्चे की डेथ पे। एंड अगर एक पिता को एक बच्चा पसंद नहीं आता है, उनके लिए एक बच्चा अनवांटेड है, तो वो उनको बाहर ठंड में भी छोड़ देते थे मरने के लिए भी। तो ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस देखने को मिले। अगर मैं लिटरेसी की बात करूं तो वैलिड कैजुअल लिटरेसी देखने को मिले हैं, वैलिड रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी देखने को मिले हैं। कुछ इलाके जो बहुत ज्यादा लिटरेट थे, फॉर एग्जांपल पोम्पी एक जगह थी, वहां पर बहुत ज्यादा लिटरेसी थी। वहां पर एडवर्टीजमेंट और ग्राफिटी भी देखने को मिली है सिटी के वॉल्स पे। इसका क्या मतलब है, जो आम लोग थे वो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन वहीं अगर मैं इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट के अंदर इतनी ज्यादा लिटरेसी नहीं देखने को मिली है आम लोगों के बीच में। वहां पर अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखवाना होता था उसके लिए एक प्रोफेशनल स्क्राइब की जरूरत होती थी, यानी कि लिटरेसी जो है वो वैरी करती थी एरियाज टू एरियाज में। एंड जो कुछ कैटेगरीज थी, जैसे कि सोल्जर्स हो गए, आर्मी ऑफिशियल्स हो गए, इलीट लोग हो गए, एस्टेट मैनेजर्स हो गए, इनके अंदर लिटरेसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। दे witnessed high level of literacy rates. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोमन एम्पायर was very much culturally diverse। यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस कल्ट्स होते थे, अलग अलग लोकल डिटीज की पूजा होती थी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग तरीके का फूड, ड्रेसेस, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न साइड में जो है अरेमिक बोली जाती थी, इजिप्ट के अंदर जो है कॉप्टिक बोली जाती थी, प्यूनिक और बर्बर बोली जाती थी, नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन और नॉर्थ वेस्ट के अंदर सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। बेसिकली ये सारी भाषाएं ओरल होती थी, यानी कि सिर्फ बोलने में इनका इस्तेमाल होता था, इनको लिखा नहीं जाता था। लेकिन जो आर्मेनियन लैंग्वेज थी उसे लिखा जाने लग गया था लगभग 5th सेंचुरी में, एंड 3rd सेंचुरी के अंदर कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल देखने को मिला, यानी कि बाद में इन कुछ लैंग्वेजेस को लिखना भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन पहले सिर्फ दीज लैंग्वेजेस वर ओरल। ठीक है, बाद में लैटिन लैंग्वेज का स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से दूसरी रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्प्लेस कर दिया।
यानी कि बाद में दूसरी लैंग्वेजेस की जगह लैटिन लैंग्वेज ने ले ली। ओके, सो अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन की। सो इस एम्पायर के पास एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्रॉपर माइंस, हार्बर्स, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ देखने को मिलता था। ठीक है, सो व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, इन चीजों को बहुत अच्छे से ट्रेड और कंज्यूम किया जाता था। बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में इन चीजों का कंजप्शन होता था। जो लिक्विड्स होते थे जैसे कि हमारा वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इन चीजों को स्पेशल कंटेनर्स के अंदर कैरी किया जाता था जिन्हें एम्फोरे कहा जाता था। उस टाइम पे स्पेनिश ऑलिव ऑयल एक बहुत बड़ा कमर्शियल एंटरप्राइज होता था। अलग अलग जगहों की डोमिनेंस देखने को मिली ऑलिव ऑयल की ट्रेड में, जैसे कि सबसे पहले स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत फेमस था, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीकन लोगों का डोमिनेंस था ऑलिव ऑयल में, फिर टर्की, सीरिया और फिलिस्तीन का डोमिनेंस था। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन का जो स्पेनिश ऑयल था, जो ऑलिव ऑयल था, वो बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ड्रेसल 20 नाम के स्पेशल कंटेनर के अंदर कैरी किया जाता था। एम्पायर के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे थे जहां पर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी देखने को मिलती थी, एंड ये रीजन्स बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी थे, जैसे कि कैंपेनिया, सिसिली, बेटिका, फायूम जो कि इजिप्ट में है। तो ये बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रिच एरियाज थे, एंड दे वर आल्सो वेल्थिएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर। ठीक है, सो जैसे कि कैंपेनिया के अंदर बेस्ट काइंड ऑफ वाइन देखने को मिलती थी, वहीं सिसिली के अंदर जो है बहुत अच्छे वीट्स देखने को मिलते थे जिनको रोम के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, गैलीली एक जगह थी बहुत ज्यादा डेंसली कल्टीवेट की जाती थी, बहुत फर्टिलिटी थी इस रीजन के अंदर। तो कुछ एरियाज बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल फर्टिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही एरियाज बहुत ज्यादा एडवांस थे। कुछ एरियाज बहुत ज्यादा लेस एडवांस, लेस डेवलप्ड भी थे, जहां पर ट्रांसह्यूमेंस देखने को मिलती थी। ट्रांसह्यूमेंस का क्या मतलब होता है, जहां पर पेस्टोरल पीपल देखने को मिलते थे जो एक जगह से हाई प्लेन से लो प्लेन वाले एरिया में जाते रहते थे, जैसे कि न्यूमीडिया के अंदर ट्रांसह्यूमेंस देखने को मिलता था। नॉर्थ ऑफ स्पेन भी बहुत ज्यादा लेस डेवलप्ड था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रोमन एम्पायर एक मिक्सचर था एडवांस और लेस एडवांस टेरिटरीज का। ठीक है, सो ऐसा नहीं है रोमन एम्पायर एंशिएंट वर्ल्ड का पार्ट है तो रोमन एम्पायर के अंदर कुछ एडवांसमेंट वाली चीज नहीं देखने को मिली होगी, ऐसा नहीं है। रोमन एम्पायर के अंदर भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज होता था, जैसे कि वाटर पावर, मिलिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स का यूज होता था। वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम होता था। ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे भी देखने को मिलती थी। लेकिन साथ ही साथ कुछ इश्यूज भी थे, जैसे कि स्लेवरी का इशू हो गया, लेबर के साथ इशू हो गया। तो रोमन एम्पायर वाज एन एम्पायर व्हिच विटनेस्ड बोथ दी थिंग्स। एडवांसमेंट भी हुआ था, कुछ लेस डेवलप्ड एरियाज भी थे, अच्छी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती थी, वहीं ट्रांसह्यूमेंस भी देखने को मिलती थी। सो डिफरेंसेस और एडवांटेजेस सब कुछ जो है रोमन एम्पायर के अंदर होता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग वर्कर्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेवरी की। सो स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज वेरी डीपली रूटेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ रोम। ठीक है, रोमन एम्पायर के अंदर बहुत ज्यादा स्लेवरी होती थी। ठीक है, स्लेव्स एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट किए जाते थे। ठीक है, जो रोमन अपर क्लास थे वो बहुत ज्यादा ब्रूटली बिहेव करते थे स्लेव्स के साथ। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग थे वो फिर भी थोड़ा सही व्यवहार कर लेते थे। सो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वॉरफेयर बहुत कम हुआ अगस्टिन के टाइम पीरियड में। तो उस टाइम पे देखो स्लेव्स कब आते हैं, जब लड़ाई होती है, रोमन एम्पायर जीत जाता है तो उन लोगों के स्लेव बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वॉरफेयर बहुत कम हो रहा था, शांति का टाइम था, तो स्लेव्स की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। तो इस टाइम पे स्लेव ब्रीडिंग भी करवाई गई थी। ठीक है, ताकि और स्लेव जनरेट हो सके। सो उस टाइम पे ऐसा नहीं है सिर्फ स्लेव्स का ही यूज किया जाता था, फ्री लेबर का भी यूज किया जाता था पब्लिक वर्क्स के लिए। एम्परर्स फ्री लेबर्स का यूज करते थे। ठीक है, फ्रीडमैन क्या होता है भाई, जब किसी स्लेव को एक मास्टर छोड़ देता कि तुम जाओ, तुम आजाद हो, तो उस व्यक्ति को, स्लेव को फ्रीडमैन कहा जाता था। एंड उस टाइम के लोग ये मानते थे कि बिना सुपरविजन के कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि बिना निगरानी के कोई भी काम नहीं हो सकता। इस वजह से वर्कर्स और स्लेव्स की निगरानी करना, सुपरविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी के लिए क्या होता था, स्लेव्स को गैंग्स में टाई कर दिया जाता था, यानी कि स्लेव्स को 10-10 के ग्रुप्स में जो है बांध दिया जाता था। उनके पैरों को एक ही चेन की मदद से बांध दिया जाता था, जो कि एक बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन सिचुएशन हम कह सकते हैं।
एंड इसी सिचुएशन को, इसी सर्कमस्टेंस को प्लिनी द एल्डर, जो कि एक ऑथर है नेचुरल हिस्ट्री के, उन्होंने कंडेम भी किया है कि भाई ये तो एक बहुत वर्स्ट मेथड है, ऐसे कैसे हम स्लेव्स को टाई कर सकते हैं। इवन जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते थे, जो फैक्ट्रीज होती थी, उनके अंदर तो और भी वर्स्ट कंडीशंस देखने को मिलती थी, वहां पर तो और ज्यादा टाइटर कंट्रोल देखने को मिलता था। वहां पर स्लेव्स को एक एप्रन पहनना होता था, उसके ऊपर एक सील लगी होती थी, उन्हें मास्क पहनना होता था, नेट या फिर किसी मैश की मदद से अपने हेड्स को कवर करना होता था, एंड जब भी वो बाहर जाते थे, काम खत्म होता था, उनको वो सारे कपड़े निकाल के जाने होते थे। एंड वहां पर लॉ ऑफ 398 भी देखने को मिलता था। अब ये लॉ ऑफ 398 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, यानी कि जो वर्कर्स होते थे उनको ब्रांड भी किया जाता था, उनके हाथों पे सील्स वगैरह भी लगाई जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्लेव भाग जाता है तो उसकी पहचान की जा सके कि भाई ये उस इंस्टीट्यूशन का एक स्लेव है, ये वहां का एक लेबर है, ठीक है। तो इतना बहुत बुरा ट्रीटमेंट उस टाइम पे वहां पर होता था। इवन जो पुअर फैमिलीज थी, दे वेंट इनटू डेब्ट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेब्ट का शिकार होती थी। सो हमें अगस्टीन के कुछ लेटर्स मिले हैं जिससे हमें पता चला कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को 25-25 सालों के लिए बेच भी देते थे, कि 25 सालों के लिए अपने बच्चों को बेच दिया कि ये इस पर्टिकुलर मास्टर के अंदर काम करेंगे, ऐसा भी होता था, ठीक है। इवन जो रूरल एरियाज थे वहां पर इनडेप्टनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को 25-25 सालों के लिए जो है एक मास्टर के अंडर सर्विट्यूड के लिए बेच देते थे। सो लेट 5th सेंचुरी के एक एम्परर है अनाथाशियस, इन्होंने एक ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी बनाई है जिसको डारा कहा जाता है, ठीक है। ये सिटी इन्होंने 3 हफ्तों से भी कम के अंदर बनवा दी थी बाय ऑफरिंग हाई वेजेस टू दी लेबरर्स। ये क्या दर्शाता है कि उस टाइम पे लेबरर्स का, स्लेव्स का कितना ज्यादा यूज होता था रोमन एम्पायर के अंदर। सोशल हियरार्कीज, सो बेसिकली अर्ली एम्पायर के अंदर 4 कैटेगरीज देखने को मिलती थी। सबसे ऊपर आती थी सीनेटर्स। सीनेटर्स बेसिकली एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड वाले लोग थे जिनका बहुत बड़ा रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देन आती थी इक्वेस्ट्रियन क्लास, बेसिकली ये वेल्दी फैमिलीज ही होती थी। थर्ड आती थी लोअर क्लास, देन फोर्थ वर दी स्लेव्स, सबसे नीचे आते थे स्लेव्स। सीनेटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इटालियन फैमिलीज वाले लोग देखने को मिलते थे, एंड जो रोमन एरिस्टोक्रेसी होती थी वो बहुत ज्यादा वेल्दी होती थी, बट दे वर लेस पावरफुल देन आर्मी, जो कि नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। सो मिडिल क्लास वाज कनेक्टेड टू इंपीरियल सर्विस, यानी कि वो राजा को सर्विस देते थे। इसके अंदर लोग आते थे जैसे कि फार्मर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। ह्यूमलॉर्स बेसिकली लोअर क्लास को बोला जाता था, इसके अंदर लेबर्स, वर्कर्स आते थे, ठीक है, दूसरे आर्टिशंस वगैरह आ जाते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आ जाते थे, ठीक है। सो रोमन एरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा वेल्दी होती थी, इनको बहुत ज्यादा इनकम मिलती थी, इनकी एनुअल इनकम 4000 LBS ऑफ गोल्ड से ज्यादा होती थी, यानी कि अपने एस्टेट से वो इतनी इनकम जनरेट कर लेते थे। डायरेक्ट कंजप्शन अगर हम ना भी गिने तो भी उनकी इतनी इनकम थी, वो भी गोल्ड में, ठीक है। लेट एम्पायर का जो मॉनेटरी सिस्टम था उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि जो सिल्वर माइंस थी उनके अंदर सिल्वर की कमी आ गई थी, जिसके वजह से नई करेंसी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ गोल्ड जो है लॉन्च किया था। लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा एफ्लुएंट ग्रुप होता था, वो बहुत ज्यादा सैलरीज कमाते थे, गोल्ड में सैलरीज अर्न करते थे, एंड इवन वो कुछ एसेट्स जैसे कि लैंड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते थे। सो दे वो वेरी रिच, उनकी बहुत सैलरी होती थी, एंड इवन करप्शन की वजह से भी वो अलग अलग सोर्सेस से पैसा कमा लेते थे, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, उस टाइम पे बहुत करप्शन भी होता था। सो गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी इस करप्शन को कर्ब करने के लिए। सो रोमन स्टेट एक अथॉरिटेरियन रिजीम फॉलो करता था, यानी कि राजा का ही डायरेक्ट कंट्रोल होता था। सो गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रोटेस्ट को वायलेंस के थ्रू रिस्पॉन्ड करती थी, यानी कि लोग प्रोटेस्ट करते थे तो गवर्नमेंट वायलेंस करके उन्हें सप्रेस कर देती थी, ठीक है। सो बाद में चल के एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ जो है 4th सेंचुरी में देखने को मिला। सो इसके अंदर एम्परर्स मनचाही चीजें नहीं कर सकते थे। एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू व्हाटएवर दे विश्ड टू डू, ठीक है। अब लॉ आ गया था, लॉ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने लग गया था, ठीक है। सो लेटर 4th सेंचुरी के अंदर जो पावरफुल बिशप्स थे जैसे कि एम्ब्रोज, इन्होंने पावरफुल एम्परर्स को जो है कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दिया। अब उनके साथ compete करते थे, लोगों के साथ जो बुरा बुरा होता था उसके खिलाफ जो है इन बिशप्स ने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी थी। किसके वजह से? इस स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ लॉ के वजह से। अब लॉ का डोमिनेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था रोमन सोसाइटी के अंदर,
especially in the 4th century. So late antiquity, basically this is the last topic of this chapter, and this is also one of the most important topic, and I'm 100% sure कि इस topic से जरूर question आपके एग्जाम में आएगा. सो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था रोमन वर्ल्ड में इन इट्स फाइनल सेंचुरीज, इसी को लेट एंटिकिटी माना जाता है. बेसिकली ये जो टर्म है लेट एंटिकिटी, ये फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर को दर्शाती है. जब एवोल्यूशन हो रहा था रोमन एम्पायर का, जब रोमन एम्पायर टूट भी रहा था, तो उस टाइम पीरियड को लेट एंटिकिटी बोला जाता है. सो जो 4th to 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इसको जो है लेट एंटिकिटी बोला जाता है. सो इस टाइम पे बहुत सारे मोमेंटस डेवलपमेंट्स हो रहे थे रिलीजियस लाइफ में, ठीक है. जैसे कि एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था रोमन एम्पायर का. साथ ही साथ 7th सेंचुरी में राइज ऑफ इस्लाम देखने को मिला. ऑल्सो जो स्टेट के स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिले. जैसे कि डायोक्लिटियन ने जो फालतू की टेरिटरीज थी उनको जो है अबैंडन कर दिया, ठीक है. यानी कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टेरिटरीज नहीं थी उनको रोमन एम्पायर से कट कर दिया, ठीक है. ऑल्सो फोर्टिफिकेशन कर दिया था फ्रंटियर्स का, और जो सिविलियंस थे उनको मिलिट्री फंक्शन से सेपरेट कर दिया था. प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज कर दिया था और ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी मिलिट्री कमांडर्स को. तो कुछ ऐसे चेंजेस भी इस टाइम पे देखने को मिल रहे थे. ऑल्सो कॉन्स्टेंटाइन वॉज एन एम्परर हु हैज डन वेरियस चीफ इनोवेशंस इन दिस टाइम पीरियड. उनके सबसे ज्यादा इनोवेशंस थे मॉनेटरी स्फीयर में. इन्होंने सॉलिडस, बेसिकली एक 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का सिक्का इंट्रोड्यूस कर दिया था. उन्होंने न्यू डिनोमिनेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया था विच वॉज नोन एज सॉलिडस बेसिकली, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट था. सॉलिडस और दिनारी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सॉलिडस 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का सिक्का एंड दिनारी वॉज द 4.5 ग्राम का प्योर सिल्वर का सिक्का. बेसिकली कॉन्स्टेंटाइन के दो चीफ इनोवेशंस थे. फर्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिडस एंड द अदर वाज क्रिएशन ऑफ सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल को सेकंड कैपिटल बना दिया. सो कॉन्स्टेंटिनोपल वाज सराउंडेड बाय सी ऑन दी 3 साइड्स. 3 तरफ से जो है सी से सराउंडेड था. सो इस टाइम पे मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखने को मिली. ऑल्सो पॉपुलेशन एक्सपेंशन देखने को मिला, जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स हुई, ठीक है. ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट को भी रिवाइव कर दिया गया था. इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रोस्पेरिटी देखने को मिली. उस टाइम पे बहुत ज्यादा एफ्लुएंट सोसाइटी थी जो कि बहुत ज्यादा पैसे का यूज करती थी, ठीक है. ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ बोथ रोमन एंड ग्रीक वाज पॉलीथीस्ट. अब कल्चर के बारे में बताया गया है. सो रोमन और ग्रीक कल्चर पॉलीथीस्ट है, यानी कि दे बिलीव्ड इन मल्टीपल गॉड्स. बहुत ज्यादा कल्ट्स और गॉड्स देखने को मिलते थे, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में भी बताया गया है जुपिटर, ठीक है, देन जूनो, मिनेर्वा, मार्स. सो देयर वर न्यूमरस ग्रीक एंड रोमन गॉड्स, न्यूमरस रिलीजियस कल्ट्स. उस टाइम पे जनरल प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती थी ईस्ट के अंदर. बेसिकली ईस्ट 6th सेंचुरी तक भी एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन जो वेस्ट का हिस्सा था एम्पायर का वो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हो गया था, पॉलिटिकली टूटने लग गया था. सो ईस्ट का जो पार्ट था एम्पायर का, इट रिमेन्ड यूनाइटेड एंड यहाँ पर जस्टिशियन जो रूलर थे उन्होंने रूल किया एंड उनके टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी भी देखने को मिली. सो अर्ली 7th सेंचुरी में रोम और ईरान के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी. फिर से वॉर फ्लेयर्ड अप एंड सबसे ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन तो तब आया जब इस्लाम का एक्सपेंशन देखने को मिला. सो 642 के दौरान क्या हुआ, सो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था और जो ससानियन एम्पायर था, दे फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ अरब्स, ठीक है. अब अरब के कंक्वेस्ट इन रीजन्स में देखने को मिले. अरब्स ने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड दिस सॉ द इमर्जेंस ऑफ फाइनली द इस्लामिक स्टेट, ठीक है. यहाँ से इमर्जेंस स्टार्ट हुई इस्लामिक स्टेट की. इस्लाम का राइज हुआ एंड इस्लामिक स्टेट की इमर्जेंस जो है देखने को मिली एंड ऐसे अंत हो गया रोमन एम्पायर का और साथ ही साथ ईरानियन एम्पायर का भी. सो फाइनली यहाँ पर होता है हमारा ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर कंप्लीट. आई होप आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. कोई भी डाउट है यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल इग्नाइटेड फ्यूचर पे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना भी मत भूलना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय.